Okay, so question number two is related to kinetics. Propanol is a common organic solvent and reagent. Propanol reacts with methanol under acidic condition to form compound A, as shown in the diagram. ठीक है. उसके बाद the overall order of the reaction one can be found by studying experimental data. Show how the initial rate of the reaction changes as CH3 and H are varied. Each experiment and the large excess CH3CO CH3 is used. वो कह रहा है आपको जो है CH3OH यानी मिथानॉल और एसिड जो है उन्होंने उसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज की है, जबकि डेटा को पढ़ने के लिए, रेट को पढ़ने के लिए इन दोनों को चेंज किया है, जबकि प्रोपेनॉन जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन उन्होंने एक्सेस यूज की है. ठीक है, एक्सेस में प्रोपेनॉन डाला है. द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन व्हाई द लार्ज एक्सेस प्रोपेनॉन इज यूज्ड इन ईच एक्सपेरिमेंट. हम प्रोपेनॉन को ज्यादा क्यों डाल रहे हैं? हम उसकी कॉन्सेंट्रेशन को ज्यादा इसलिए ही डाल रहे हैं ताकि हम बाकी दो के मुकाबले में रीड कर सकें. ठीक है ना. सो इजीली हमारा जो बाकी दो चीजें हैं वो इसमें रीड हो जाए, उसके उसके हिसाब से रेट जो है हमारा रीड हो जाए. सो लेट्स सी. हम इसमें क्या लिखेंगे? हम इसमें लिखें चाहेंगे, हम इसमें लिखना चाहिए हमें लार्ज, या सॉरी, वी एक्सेस concentration of propanol is used so that we can find the contribution, or we can find out the effect of, we can find out the effect, ज़्यादा बेहतर रहेगा, we can find out the effect of methanol and hydrogen ions towards, yeah, on the rate of reaction, on the rate of reaction. We need to find out the effect of these two, so that's why we are changing these two, and the one is excess, उसको हमने ज्यादा रख दिया, भर के रख दिया, उसका ताल्लुक हम नहीं देखना चाह रहे फिलहाल. ठीक है. Now the second part is again the fact, ये वही चीज है जो हमने पिछले पेपर में भी की है. Use the data in table 2.1, determine the order of the reaction one with respect to methanol and hydrogen ion. Explain your answer. ठीक है. इसको सॉल्व करने के लिए हमें पता है कि यार एक चीज को कांस्टेंट रखना है और एक को जो है हमें चेंज करके देखना है. तो आप देखें, इसमें ये कांस्टेंट है, ठीक है, जबकि ये इसमें इंक्रीज हो रही है. तो मैं 2 और 3 को यूज करते हुए इफेक्ट निकाल सकता हूँ हाइड्रोजन आइंस का. ठीक है ना. तो पहले मैं हाइड्रोजन आइन को देख लेता हूँ, उसके बाद बात करेंगे. तो 4 हाइड्रोजन आइंस, अगर मैं हाइड्रोजन आइंस का निकालना चाहूँ ऑर्डर, सो व्हाट वी नीड टू टेक, आई नीड टू टेक इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3. ये दो इक्वेशंस लूंगा तो मुझे पता चल जाएगा. अच्छा, इसका आसान तरीका क्या है? पहले तो आप फैक्टर निकाल लें कि किस फैक्टर से आप इसको चेंज कर रहे हैं. तो व्हाट इज द फैक्टर? हाईएस्ट वैल्यू को आप स्मॉलेस्ट वैल्यू से डिवाइड कराएं. 0.02 डिवाइड बाय 0.015. बच्चों कितना परसेंट आपने इसको बढ़ाया है? जल्दी से बताओ, कितना बढ़ा रहे हो आप? what you are increasing, how much time you are actually increasing the hydrogen ions? जल्दी से बताओ, with what factor you are increasing hydrogen ions quickly. 4/3 आ रहा है, 4/3 आ रहा है. ठीक है. 4/3 थोड़ा सा 4/3 आ रहा है. चलो 4/3 हम लिख लेते हैं. अच्छा, इसको हम एक और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं. अगर आपको 4/3 लिखना चाहें तो आप 4/3 भी लिख सकते हैं. ठीक है. और उसके बाद फिर हम रेट भी निकाल सकते हैं. बराबर में हम रेट का चेंज देख सकते हैं. रेट का चेंज कितना आ रहा है भाई? रेट का चेंज आप लोग देख लो. रेट का चेंज कितना आ रहा है? इट इज 3/2.25. बच्चों देखो इसका आंसर कितना आ रहा है. इट इज ऑल्सो 4/3. यानी कि अगर 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 वी आर चेंजिंग द कंडीशन, we are changing the hydrogen ions, we are actually increasing it or decreasing it, whatever, about 4/3. तो रेट भी 4/3 बढ़ रहा है या कम हो रहा है? ठीक है ना. वैसे हमने इसको इंक्रीज किया है तो 4/3 इंक्रीज हुआ है. तो सेम है, जब आपके पास सेम आ रहा है, सेम चेंज, राइट, सो इट मीन्स आपके पास जो हाइड्रोजन आइन है, इट इज फर्स्ट ऑर्डर. ये क्या हो गया भाई आपके पास? ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर. ठीक है भाई, ये बात तो डन हो गई. उसके बाद अब हमें फाइंड आउट करना है दूसरे वाले को. अब दूसरे वाले को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करें भाई? जरा देखें. यहाँ पर हम जो है चेंज कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोजन आइंस की, और यहाँ पर भी हम चेंज कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोजन आइंस की.
सो इसमें सबसे आसान मुझे लग रहा है कि हम लोग कर सकते हैं, जो मेरे लिए आसान हो या आप लोगों के लिए आसान हो। क्या हो सकता है बच्चों, अगर आप लोग चाहें तो आप लोग ये 1 और 3 लें। 1 और 3 लेंगे तो इसमें इसमें एक फैक्टर डबल हो रहा है, तो आपके लिए आसान होगा इसको सॉल्व करना, ठीक है ना, 1 और 3 के अंदर। तो हम चलो उसके लिए सॉल्व करते हैं फॉर मिथानॉल, ठीक है ना। अगर हम मिथानॉल के लिए सॉल्व करते हैं तो आई एम जस्ट कंसीडरिंग इक्वेशन नंबर 1 and 3, सो मेक इट इजी। हम इसको आसान बनाने के लिए 1 और 3 यूज करें, अदरवाइज हम 1 और 2 भी यूज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आप देखो व्हाट इज द फैक्टर दैट यू आर चेंजिंग। फैक्टर क्या है आपके पास, आप मिथानॉल को चेक कर लो पहले। मिथानॉल को आप चेक कर रहे हो तो इट्स 0.015 डिवाइड बाय 0.0120। इसका मतलब ये हो गया 3/2 का फैक्टर। यू आर चेंजिंग इट बाय 3/2, राइट। और साथ साथ ये मिथानॉल का है। मिथानॉल को आपने इतना इंक्रीज किया। एंड व्हाट अबाउट द फैक्टर ऑफ एच पॉजिटिव आइन, आपने एच पॉजिटिव आइन को क्या किया है, आपने उसको किया है डबल, है ना भाई। इट इज गोइंग टू बी डबल, ये हो गया डबल, सही है। इसके साथ साथ अब हम रेट को चेक कर लेते हैं, रेट कितना फर्क आ रहा है रेट पे। इट्स 3/1, यानी कि रेट आपके पास 3 टाइम्स बढ़ गया। तो सिंपल, अगर आप यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को यहाँ साफ नजर आ रहा है कि कौन सी चीज कितनी बढ़ रही है। अगर हम यहाँ चेक करें तो हमने यहाँ पर इसको डबल किया है, तो ये डबल होना चाहिए, ठीक है। ये फर्स्ट ऑर्डर है ना, बस हमने इसको डबल किया है तो 1 से ये हो गया 3। और उसके बाद हमने इसको किया है 3/2, तो हाइड्रोजन आइंस, इसमें मैंने क्या कोई चीज 1 और 3 लिया है ना हमने। देखो भाई बच्चों, अभी मेरे पास सीन क्या है, सीन मेरे पास ये है ना, आप जीरो ऑर्डर बोल रहे हो, मुझे नहीं लगता ये जीरो ऑर्डर है भाई। अगर मैं इसको रिएक्शन 1 और 3 को लेता हूँ, तो रिएक्शन 1 और 3 को अगर हम देखें तो हमने मिथानॉल को 3/2 इंक्रीज किया है ना भाई। और रेट कितना हो गया, 3 टाइम्स। रेट 3 टाइम्स कैसा हो गया आपके पास, देखो आप जब हाइड्रोजन आइंस को डबल करोगे तो रेट डबल होगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सही है ना। रेट डबल होकर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन रेट का आंसर आ रहा है 3। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2 से 3 गया है, ये मिथानॉल की वजह से गया है ना भाई। ये जो 2 से 3 गया है ये मिथानॉल की वजह से गया है। तो मैं अगर 3/2 करूं, मतलब जो रेट चेंज हुआ है, ये वाला चेंज जो हुआ है मिथानॉल की वजह से हुआ है, यानी मिथानॉल भी फर्स्ट ऑर्डर है और आपके पास ये भी फर्स्ट ऑर्डर है, बोथ आर फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है ना भाई। तो मिथानॉल भी क्या हो गया आपके पास भाई, फर्स्ट ऑर्डर हो गया मेरे हिसाब से, ठीक है ना। अब वो हमारी किरण कह रही हैं कि सर 1 और 2 इस्तेमाल करके देखते हैं, तो भाई 1 और 2 भी इस्तेमाल करके देख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर मैं देखूं तो जरा इसमें देख लेते हैं भाई 1 और 2 को। 1 और 2 के अंदर आप देखें कि आपके पास दोनों ही आपने इंक्रीज किए हैं। 0.015 डिवाइड बाय 0.10, इसका मतलब आपने दोनों को ही 3/2 इंक्रीज किया है। 3/2 इंक्रीज किया। नाउ चेक द रेट। रेट में क्या डिफरेंस आया बच्चों, जरा रेट में डिफरेंस देखें। 2.25 डिवाइड बाय 1, रेट में क्या डिफरेंस आया है, इट इज इट इज 2.25, है ना भाई। 2.25 रेट इंक्रीज हुआ है। सो अगर फॉर सपोज आपके पास हाइड्रोजन आइन भी फर्स्ट ऑर्डर है और अगर आपके पास मीथानॉल भी अगर फर्स्ट ऑर्डर है, तो आप देखें 3/2 और 3/2, ये टोटल कितना हो गया, 9/4। कितना हो गया ये भाई, 9/4 रेट बढ़ा है। आप देख सकते हैं 9/4 का मतलब कितना होता है, 2.25। इसका मतलब दोनों ही फर्स्ट ऑर्डर हैं, बोथ आर फर्स्ट ऑर्डर, राइट बच्चों और नॉट। बात समझ में आ गई किरण। तो इक्वेशन हमारे पास क्या बननी चाहिए भाई, इसकी इक्वेशन बननी चाहिए हमारे पास, rate is equals to constant and hydrogen ion are going to be first order and methanol are also going to be first order, right किरण और नॉट, बताइए। मेरा जहां तक ख्याल है तो इसका आंसर ये होना चाहिए। बाकी जब मार्किंग स्कीम आएगी, जबकि जब देखी जाएगी, मेरे हिसाब से इसका आंसर ये है, ठीक है भाई। So let's move on towards the next part. In a separate experiment, a large excess methanol and hydrogen ions are added to the solution containing known concentration of propanon. Shows how propanon varies with time. The figure 2.2. Use figure 2.2 show how under these condition reaction one first order with respect to methanol. ये फर्स्ट ऑर्डर कैसा हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू मिथानॉल। अच्छा भाई, फर्स्ट ऑर्डर होने के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, एक ऑलमोस्ट इक्वल हाफ लाइफ होनी चाहिए, ऑलमोस्ट इक्वल हाफ लाइफ होनी चाहिए।
तो वो हम चेक कर लेते हैं। देखो 100 से हाफ हो गया 50, ठीक है, 50 का हाफ हो गया 25, ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 50। इसको आधा होने के लिए कितना टाइम लगा, ये रहा वो टाइम, ठीक है, ये है मेरे ख्याल से 170, ठीक है, और यहाँ पर आधा होने में इसको कितना टाइम लगा भाई चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आधा होने में तकरीबन इसको इतना टाइम लगा विच इज 335 या 36 समवेयर, ठीक है। तो हम चेक कर सकते हैं भाई पहली हाफ लाइफ कितनी है आपके पास, 170, ठीक है। दूसरी कितनी है भाई, 330 में से 170 गए तो 160, 166, सब समवेयर इट्स नियर, राइट, काफी करीब है। तो काफी करीब होने की वजह से इसका मतलब है ये सेम आपके पास ये कांस्टेंट हाफ लाइफ है, एक जैसी हाफ लाइफ है। इस वजह से हम इसको क्या बोलेंगे भाई, इसको हम बोलेंगे कि ये विद रिस्पेक्ट टू हाफ लाइफ ये फर्स्ट ऑर्डर है, क्योंकि रेगुलर हाफ लाइफ होती हैं तो वो हमें बताती हैं, कांस्टेंट हाफ लाइफ होती हैं तो वो बताती हैं ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्टेंट था, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं परसेंटेज है ना ये, फ्रॉम 100% टू 50%, ठीक है, द हाफ लाइफ फॉर प्रोपेनॉन इज 170 सेकेंड्स, राइट, एक बात। दूसरी बात, फ्रॉम 50% टू 25%, द हाफ लाइफ ऑफ propanol is 166 seconds, which is very near, right? So almost half lives, similar half lives, almost similar half lives, half lives show that this is first order, ठीक है भाई। ये हो गई कहानी। उसके बाद आपके पास एक और सवाल यहाँ मौजूद है जो कि मैकेनिज्म है, आई थिंक वो क्या कह रहा है आपसे, प्रोपेनॉल आल्सो रिएक्ट्स विद एसिडिफाइड साइनाइड आयंस टू फॉर्म hydroxynitrile compound B as shown in the diagram. We know this reaction, I think, right? We did in AS. The following rate equation is determined by the reaction. Propanol and hydrogen both are first order. Four possible mechanism for reaction 2 are shown. ठीक है, they are asking suggest which of these mechanism is consistent with the rate equation for the reaction 2. Explain your answer. Propose reaction mechanism. अच्छा, इनमें से कौन सा वाला चाहिए, बड़ा जबरदस्त सवाल इन्होंने फास्ट और स्लो स्टेप की फॉर्म में दिया है। तो भाई अगर ये वाला स्टेप स्लो होता सो साइनाइड वुड बी द पार्ट ऑफ रेट मैकेनिज्म, राइट, ये रेट इक्वेशन, सो आई थिंक दिस इज रॉन्ग। एंड अगर ये वाला होता सो अगेन इसमें साइनाइड आ रहा है, अच्छा साइनाइड इसमें, हाँ साइनाइड ऊपर आ रहा है देखें फर्स्ट रिएक्टेंट में, यहाँ प्रोपेनॉन है, हाइड्रोजन आइन है और साइनाइड भी आ गया। देखो साइनाइड आ गया तो इसका मतलब ये भी रेट मैकेनिज्म वाला पार्ट नहीं हो सकता। उसके बाद स्लो है, इसमें हाइड्रोजन ही नहीं है, स्लो वाले में हाइड्रोजन नहीं है तो फिर रेट इक्वेशन में कहाँ से आएगा हाइड्रोजन, तो ये भी गलत हो गया। ये दोनों स्लो के अंदर मौजूद हैं, विच मीन्स के यार अगर ये वाला स्टेप स्लो होगा तो इन दोनों रिएक्टेंट्स के ऊपर, इन दोनों रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर आपका रेट डिपेंडेंट होगा, और दोनों के एक एक मोल है तो दोनों ही फर्स्ट ऑर्डर है इस हिसाब से। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट वन जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फोर्थ वन एक्सप्लेनेशन क्या होगी, मैकेनिज्म फोर जो है इस consistent in the rate equation, in the rate equation, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास यहाँ पर दोनों के एक मोल इस्तेमाल हो रहे हैं और दोनों ही स्लो स्टेप में मौजूद हैं। Because both methanol, sorry, propanol and hydrogen ions are are present in the slow step,
reaction and both are first order reactions. ठीक है भाई, मेरे ख्याल से काफी हो गया, हमने इतना अच्छा खासा लिख लिया इसके अंदर। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये कह रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड सी फॉर्म व्हेन बी हाइड्रोलाइज्ड अंडर हॉट एसिडिक कंडीशंस, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ सी। कार्बोक्सिलिक एसिड सी बनता है व्हेन C4H8 यानी कि बी, C4H8 फॉर्म्स जब बी को हम हाइड्रोलाइज करना चाहिए, बी मौजूद है, इसको जब हम हाइड्रोलाइज करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। और ये हम कर रहे हैं अंडर हॉट एसिडिक कंडीशंस। तो ये तो कोई मुश्किल बात नहीं है मेरे ख्याल से। होपफुली आप लोगों को ये बात पता होगी कि जब नाइट्राइल्स होते हैं, नाइट्राइल्स को अगर आप क्या करते हो भाई, अगर नाइट्राइल्स को आप लोग हाइड्रोलाइज करते हो, सो हाइड्रोलिस से नाइट्राइल्स कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये कोई मुश्किल बात नहीं है, तो बहुत आसान सवाल है। AS का CH3C, और एक तरफ OH लगा हुआ है, एक तरफ आपके पास CH3 और लगा हुआ है, एक तरफ आपके पास नाइट्राइल्स लगा हुआ है। ये है ना पार्ट जी, ये आपके पास पार्ट है। तो अगर हम इसको क्या करते हैं, हाइड्रोलाइज करते हैं, सो वी नीड टू नो दिस कि ये जो नाइट्राइल है, दिस इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है भाई, बहुत सिंपल बात हो गई। उसके बाद द pKa ऑफ C इज 3.95, कैलकुलेट द pH ऑफ इतनी मोल पर डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन ऑफ C। ठीक है, शो योर वर्किंग। तो जल्दी से इसको pKa को हम Ka में कन्वर्ट कर देते हैं। Ka क्या होता है, इट्स नेगेटिव, क्या होता था वो, क्या होता है बच्चों, Ka कैसे निकलेगा, 10 की पावर नेगेटिव, 10 की पावर नेगेटिव pKa। जल्दी से बताओ बच्चों कितना Ka आ रहा है आपके पास, जल्दी से बताओ बच्चों कितना आ रहा है। Ka इज इक्वल्स टू 1 कितना आ रहा है किरण, 1.12 10 की पावर 10, 1.12 10 की पावर -4, 1.12 10 की पावर -4। ठीक है, ये के आ गया। नाउ ये है आपके पास फॉर सपोज कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड एक वीक एसिड है, इसका के ए किसके बराबर होता है बच्चों, इसका के ए बराबर होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फॉर सपोज H positive ions and the concentration of anions, right, over the concentration of acid, इसके बराबर होता है। तो अगर मैं H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालना चाहूँ, तो ये बराबर हो जाएगा √Ka इंटू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। ठीक है, सो जल्दी से H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन बताएं बच्चों कितना आ रहा है। Ka हम निकाल चुके हैं, विच इज 1.12 10 की पावर -4, और कॉन्सेंट्रेशन जो आपके पास यहाँ पर एसिड है उसकी कितनी है, 0.500। तो कितना आ रहा है के सॉरी H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ रही है, 0.0। आपके पास आ रही है H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन 0. अभी चेंज कर दिया आप लोगों ने, 7.5, 7.5 10 की पावर -3, 7.5 10 की पावर -3। Once you have this value, you can find out the pH. pH is what, negative logarithm of H positive ions concentration। तो बताइए कितनी pH आ रही है बच्चों जल्दी से। थैंक यू किरण, किरण इज सेइंग 2.13। बच्चों चेक कर लो कि 2.13 ही आ रही है या नहीं, जल्दी से बताओ। 2.13 आ रही है, ठीक है। उसके बाद द क्वेश्चन इज सी कैन बी यूज टू फॉर्म बफर सॉल्यूशंस, डिफाइन द बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन इज अगेन वेरी सिंपल डेफिनेशन, दीज डेफिनेशन शुड बी रिमेंबर्ड बच्चों। ये बहुत मजे के फ्री के नंबर है यार, 2 नंबर और फ्री के मिल रहे हैं आपको। तो व्हाट इज दिस, इट इज अ सॉल्यूशन व्हिच कैन रेजिस्ट the pH when a small amount of acid or alkali is added, right? So a solution which can resist the change in pH when a small amount of acid or alkali is added to it।
right? When a small amount of acid and alkali is added to it, it must resist the change in pH, and these type of solutions are going to be considered as buffer solutions, right? Every one of you, बात समझ में आती है? ऐसी है ना? All right, so let's complete this question by having 3 marks more question over here, and they are saying buffer solution D is made when 20 centimeter cube of 1 mole per decimeter cube NaOH is added to 100 centimeter cube of 0.5 mole per decimeter cube solution C. The pKa value of C is 3.95. Calculate the pH of the buffer solution D. Okay, so for this, what we need to do, उसने बोला buffer solution D जो बन रहा है वो कैसे बन रहा है? When 20 centimeter cube of this amount of NaOH concentration is added to 100 centimeter cube of this amount of solution C. Solution C, solution C, solution C क्या चीज है आपके पास? अच्छा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इसका है सॉल्यूशन सी हमारे पास, ठीक है ना? सो हम इसको लिख लेते हैं अपने पास। व्हाट इज दिस? हमारे पास CH3 दो मरतबा है, ठीक है ना? इसके साथ एक OH लगा हुआ है और फिर क्या है, COOH, ठीक है ना भाई? ये सिचुएशन है। इसके अंदर हम डाल रहे हैं NaOH। जब इसके अंदर हम NaOH डालेंगे, सो रिएक्शन क्या होगा भाई? आपके पास रिएक्शन ये होगा कि आपके पास ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है एक्चुअल में ये रिएक्शन करेगा। देखो, अल्कोहल रिएक्शन नहीं करता है ना भाई? अल्कोहल रिएक्शन नहीं करता है, सो हमें याद रखना है कि यहाँ पर अल्कोहल रिएक्शन करता है सोडियम से, ठीक है ना? सोडियम हाइड्रोक्साइड से नहीं करता। सो यहाँ बनेगा CH3COONA अलॉन्ग विद वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है ना? इनिशियली हमारे पास कितने मोल्स हैं? हम पहले मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। मोल्स कैलकुलेट करने के लिए NaOH के मोल्स कितने हैं भाई? CV/1000 वाला फॉर्मूला लगाइए आप लोग। कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 1, वॉल्यूम कितना है 20 डिवाइड बाय 1000, कितना मोल्स आ रहे हैं 20 डिवाइड बाय 1000? 0.02। 0.02 मोल्स इसके मौजूद हैं। सॉल्यूशन कितना है? ये 100 है और 0.5 है, तो 0.5 इंटू 100 डिवाइड बाय 1000, ये हो जाएगा आपके पास 0.05, ठीक है भाई? ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हम आप मोल्स मौजूद है, सॉरी, और फिर फाइनल हमें निकालने हैं। सो इनिशियली ये दोनों जीरो होंगे। सो दोनों का 1:1 का रिलेशन है। इसका मतलब है जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगी वो हो जाएगी आपके पास 0.02, और ये भी 0.02 बनेगा। ये खत्म हो जाएगा और ये 0.03 रह जाएगा। सॉरी, इक्विलिब्रियम पे लिखना चाहिए हमें, ये चेंज में मैंने लिख दिया। 0.02 यहाँ खर्च हो जाएगा, यहाँ 0.02 खर्च हो जाएगा, तो ये बचेगा 0.03, ये बचेगा 0.00, और ये बचेगा आपके पास 0.02, ये बचेगा 0.02। एंड दिस इज लिक्विड। प्योर लिक्विड्स आर नॉट द पार्ट ऑफ व्हाट, केसी एक्सप्रेशंस, राइट? तो ये केसी एक्सप्रेशन का पार्ट नहीं बन सकता है भाई, ये लिक्विड है। उसके अलावा हमारे पास जो है NaOH तो खत्म ही हो गया। खैर, ये सिचुएशन है हमारे पास। अब हम लोग जो है फॉर्मूला लगा सकते हैं। हमें निकालना है पीएच ना, तो पीएच pKa भी हमें गिवन है, तो हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं। पीएच इज इक्वल्स टू pKa नेगेटिव लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड ओवर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, ठीक है ना? तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं। pKa हमारे पास कितना है भाई? 3.95 नेगेटिव लॉग एसिड की कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा देखो, इसके अंदर आप देखो तो 20 सेंटीमीटर क्यूब ये है और 100 सेंटीमीटर क्यूब ये है। तो अगर मैं टोटल वॉल्यूम देखूं तो टोटल वॉल्यूम कितना है? 120 सेंटीमीटर क्यूब टोटल वॉल्यूम, ठीक है ना? क्या है टोटल वॉल्यूम? तो अगर मैं इन मोल्स को कॉन्सेंट्रेशन में चेंज करता भी हूं अगर फॉर सपोज, तो मुझे इसको भी 0.120 से डिवाइड कराना पड़ेगा, इसको भी 0.120 से भी मल्टीप्लाई करा डिवाइड कराना पड़ेगा, इसको भी कराना पड़ेगा, इसको भी कराना पड़ेगा, इन सबको कराना पड़ेगा। जब मैं यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड रख रहा हूँ और नीचे भी 0.12 हो, ऊपर भी 0.12, तो क्या ही जरूरत है इसको करने की? हम डायरेक्टली भी पुट कर सकते हैं विदाउट डिवाइडिंग इट, राइट? हम इसको डायरेक्टली पुट कर लेते हैं भाई विदाउट डिवाइडिंग इट। सो नेगेटिव लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड विच इज 0.03 डिवाइड बाय 0.02, ठीक है ना? क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएगा ना एक दूसरे से। बताओ क्या आंसर आएगा बच्चों, बताओ जल्दी से क्या आंसर आ रहा है? व्हाट इज द आंसर? 3.77 इसकी पीएच आ गई। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस पेपर। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी, राइट बच्चों?